मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र छिपा फ्रॉम प्रज्ञा अकेडमी, गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? तो कल हमने पढ़ा था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज इन सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के अंदर। आज हम पढ़ते हैं सी डबल बॉन्ड एन बंध वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। क्लियर है? तो पहले अपन देख लें कि कैसे बनेंगे। तो ये कंपाउंड हमारे जो कार्बोनिल कंपाउंड वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 12, उसका एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो मैं उस रिएक्शन को यहीं पढ़ा रहा हूं और फिर अपन वहां पे पढ़ेंगे, थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि पहली रिएक्शन है आपके। तो सी डबल बॉन्ड एन वाले भी क्या होते हैं कि जब ये एल्डिहाइड और कीटोन, और एल्डिहाइड और कीटोन कहते हैं अपन कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो कार्बोनिल कंपाउंड्स जो होते हैं उनमें दो ही कंपाउंड्स होते हैं, एक एल्डिहाइड होता है और एक कीटोन होता है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ये रिएक्शन करे अमोनिया व्युत्पन्नों के साथ। व्युत्पन्न का मतलब क्या है? अमोनिया में से NH3 होता है अमोनिया, इस NH3 में से एक हाइड्रोजन हटा के हमने G लगा दिया इसकी जगह पर, तो ये बन गया व्युत्पन्न। क्लियर है? तो इसका नाम हो गया आपके अमोनिया व्युत्पन्न। क्लियर? जब ये रिएक्शन करेगा तो यहां से जल का अणु निकलेगा। क्लियर? और जल का अणु निकलेगा तो यहाँ पे ये बनेगा A, B और C डबल बॉन्ड N और G। क्लियर? ये कंपाउंड बनेगा और यहाँ पे क्या निकला? वही जल का अणु निकला। तो यहाँ जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करने की शर्त है, वो कंडीशन क्या है? कंडीशन है A इज नॉट इक्वल टू B, क्योंकि यहाँ पे एक ही ग्रुप है, यहाँ तो कोई दिक्कत है ही नहीं। लेकिन कार्बन से जुड़े हुए दोनों ग्रुप जो है A और B, ये डिफरेंट होने चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज शो करने के लिए क्या कंडीशन है? A इज नॉट इक्वल टू B। पहले अपन देखेंगे G क्या क्या हो सकता है। पहला है कि यदि G बराबर OH हो तो ये क्या होएगा? यहाँ पर G बराबर OH लगा दिया तो H2N और OH जुड़ गया। इससे क्या जुड़ गया भाई? OH जुड़ गया। तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम होता है इसका? हाइड्रोक्सिल एमीन। क्लियर? और यहाँ जो बनेगा, यहाँ पे क्या लग जाएगा? OH आ जाएगा इस जगह पर, इस जगह पर OH आ जाएगा। तो ये जो बनेगा वो ऐसे बनेगा A B C डबल बॉन्ड N, G की जगह पे लग जाएगा OH। तो इसे कहते हैं अपन ऑक्सिम। क्या कहेंगे इसे? ऑक्सिम कहेंगे। क्लियर है? तो ये ऑक्सिम्स हो गए। ऐसे ही अगर अपन ले लें कि G बराबर NH2 हो, क्या हो? G बराबर NH2 हो, तो अपन यहाँ देखें कि NH2 होने पर क्या होगा? NH2 होने पर यहाँ पर जैसे ये G लगा दिया, G बराबर NH2 लगा दिया, तो इसे कहते हैं हाइड्रेजीन। क्या कहते हैं? हाइड्रेजीन। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा यौगिक? A B C डबल बॉन्ड N और NH2 आ जाएगा। क्लियर है? और NH2 आएगा तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? हाइड्रेजोन। क्या नाम होगा? हाइड्रेजोन। ऐसे में यहाँ पर G बराबर NH और C6H5 ले लूं। क्लियर? तो यहाँ पे क्या आएगा? H2N और यहाँ पे क्या जुड़ गया? NH और C6H5 जुड़ गया। तो इस कंपाउंड का नाम है फेनिल हाइड्रेजीन। क्या नाम है भाई? हाइड्रोजीन ये था, इसमें फेनिल जुड़ गया तो फेनिल हाइड्रोजीन। तो यहाँ जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट, वो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड N और NH और यहाँ पे क्या आ गया? C6H5। तो इसका नाम होगा फेनिल हाइड्रेजोन। क्या नाम आएगा इसका? फेनिल हाइड्रेजोन। क्लियर? ऐसे यहाँ पे G बराबर आप क्या क्या ले सकते हैं? G बराबर R ले लेंगे, तो R लेते ही 1 डिग्री एमीन बन जाएगा और यहाँ पे R जुड़ जाएगा। R का मतलब CH3 पर कुछ भी जुड़ जाएगा। ऐसे यहाँ पर G बराबर
NHCONH2 ले सकते हैं। तो जब यहाँ पर G बराबर NHCONH2 लेंगे तो क्या बनेगा, H2N, यहाँ G की जगह लगा दिया NHCONH2, इसे कहते हैं सेमी कार्बाजाइड कहते हैं। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, क्या नाम है इस कंपाउंड का, सेमी कार्बाजाइड। तो यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AB और C डबल बॉन्ड N। अब यहाँ पे हमने G की जगह पे क्या लग दिया, NHCONH2। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो गया, सेमी कार्बाजोन। क्लियर। तो ये आपके नाम है इनके। तो आपको क्या करना है, G बराबर लगाना है ये। क्लियर, ये G बराबर लगाने हैं आपको। और जब G बराबर लगाओगे तो इन कंपाउंड्स के इसके नाम चेंज होता जाएगा और इनका भी नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन वो सारे के सारे ज्योमेट्रिक क्लास में शो करेंगे। बस उनके लिए क्या शर्त चाहिए, A इज नॉट इक्वल टू B। अब जो हमारे सिलेबस में है वो ऑक्सिम है, रिएक्शन तो सारी है हमारे सिलेबस में ये, तो अभी तो आप पढ़ लें इसको सब कोई, तो ज्योमेट्री तो सारे दे देंगे। अब हम बात करें ऑक्सिम्स की, तो ऑक्सिम्स होने के लिए G बराबर क्या चाहिए, OH चाहिए, और G बराबर OH चाहिए। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो गया हाइड्रोक्सिल एमीन। क्या नाम हो गया इसका, हाइड्रोक्सिल एमीन नाम हो गया। और यहां पर क्या लग जाएगा, G बराबर OH। तो इसका नाम क्या हो गया, ऑक्सिम हो गया। क्या नाम हो गया, ऑक्सिम। अगर ये कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड है तो जो उसका ऑक्सिम बनेगा तो कैसे बनेगा, जो एल्डिहाइड है उसमें एल्डिहाइड का जो नाम आ रहा है पूरा, उस नाम को एल्डिहाइड के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, एल्ड ऑक्सिम लगा देंगे। क्या लगा देंगे, एल्ड ऑक्सिम। और यदि ये कीटोन है तो यहां पर उसके नाम में लगा देंगे कीट ऑक्सिम। क्या लगा देंगे, कीट ऑक्सिम। देखिए कैसे लगाएंगे वो देखिएगा, है ना, आप वो देखिएगा कैसे लगाएंगे कीट ऑक्सिम वगैरह वगैरह। और कैसे हम देखेंगे यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म आएगी वो देखिए। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया, ये एल्डिहाइड ले लिया एक CH3 और H। अब हम बात कर रहे हैं पहले एल्ड ऑक्सिम्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ये एक एल्डिहाइड ले लिया, इसका नाम क्या है, नाम कौन सा लिखना है, कॉमन नेम। कॉमन नेम में 2 कार्बन है तो एसिड, और पीछे क्या लगेगा, एल्डिहाइड। इसका अपन ने रिएक्शन कराई है H2NOH के साथ। क्लियर, क्या निकल जाएगा यहाँ से, जल का अणु, और क्या बनेगा ये CH3H C डबल बॉन्ड N और OH। तो इसका नाम क्या आएगा, इसका नाम देखें अपन क्या आएगा। तो जो इसका नाम है एसिड एल्डिहाइड, तो आपने इसका नाम लिखा है एसिड एल्डिहाइड। तो इस एल्डिहाइड को हटा के क्या लगा देना है आपको, एल्ड ऑक्सिम लगा देना है। क्या नाम हो जाएगा, एसिड एल्ड ऑक्सिम। क्या नाम हो गया इसका, एसिड एल्ड ऑक्सिम। क्लियर है। अब यहाँ पर जब ये नो ग्रुप डिफरेंट है, क्लियर है, तो यहाँ पर एसिड एल्ड ऑक्सिम में इसको A मान लिया और इसको B मान लिया, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करने के लिए कंडीशन है A इज नॉट इक्वल टू B। क्लियर। अब आप यहाँ पर देखिएगा, जो यहाँ पर 2 फॉर्म बना दी मैंने, एक तो बना दी CH3 और H C डबल बॉन्ड N। अब N पे क्या उपस्थित है, यहाँ पर एक लॉन पेयर उपस्थित है और एक OH उपस्थित है, तो OH और एक लॉन पेयर लगा दिया, एक फॉर्म से ही आ गई। और एक फॉर्म क्या आएगी, CH3 और H C डबल बॉन्ड N, इसका लॉन पेयर मैं ऊपर की तरफ ले गया, OH ऊपर ले गया और लॉन पेयर नीचे लिया। क्लियर, ये 2 फॉर्म बना दी। अब यहाँ पे हम बात करें कौन सा कंपाउंड कौन सा आइसोमर होगा और कौन सा कंपाउंड कौन सा आइसोमर नहीं होगा, उसकी हम बात करें तो आप यहाँ पर देखिएगा, वहां तो हम पढ़ते थे सिस एंड ट्रांस, तो यहाँ पे सिस फॉर्म को कहते हैं सिन, और सिन को हिंदी में कहते हैं सम। क्या कहते हैं सिन को हिंदी में, सम।
तो सम क्या है, अपन कह दें कि जब कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु व नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह एक ही ओर हो, एक ही ओर हो तो समसमावयव कहलाता है। और यहां पर ट्रांस जो फॉर्म थी उस ट्रांस फॉर्म को कहा एंटी। एंटी का मतलब हो गया प्रति। प्रति का मतलब यहां पे क्या हुई, जब कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु व नाइट्रोजन से जुड़ा OH समूह एक दूसरे के विपरीत हो, एक दूसरे के विपरीत ओर हो, तो वो कहलाता है प्रति, मतलब ट्रांस। तो यहाँ दो फॉर्म हो गई, एक सिन जो वहां पे समकक्ष था उसको आपने बोला सिस, तो यहां बोलेंगे हम सिन, और समकक्ष यूज करेंगे ओनली सम। और एक था विपक्ष, उसे हमने वहां पे बोला प्रति, मतलब ट्रांस। अब यहां बोलेंगे हम एंटी, मतलब प्रति। क्लियर। और उसको पहचानने का तरीका क्या है, सिन का मतलब होता है कि जब कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन जुड़ा OH समूह, ये डबल बॉन्डेड कार्बन देख रहा, इससे जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH समूह एक ही ओर है, तो ये कहलाएगा समसमावयव, सिन समावयव। क्या है ये, सम। क्लियर। नाम क्या हो गया इसका, सम। और इस यौगिक का नाम क्या है, एसिड एल्डोक्सिन। क्या हो गया भाई, सम एसिड एल्डोक्सिन। और यहां पर देखो, ये कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट है तो क्या हो गया, प्रति, मतलब एंटी, प्रति। और नाम क्या हो गया इसका, वही एसिड एल्डोक्सिन। क्या नाम हो गया, एसिड एल्डोक्सिन। तो ये सम का मतलब तो क्या है, जब डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन परमाणु और नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH समूह एक ही ओर आ रहा है देन सम, और विपरीत ओर आ रहा है देन एंटी। क्लियर, मतलब प्रति। और देखें अपन यहां पर, और एग्जांपल दे दिया आपको, जैसे ये एल्डिहाइड ले लिया C6H5 और CHO, इसे कहते हैं अपन बेंज एल्डिहाइड। मैं इसका ऑक्सिजन बना दूं, ऑक्सिजन में क्या होगा, यहाँ पे N लगेगा और ये OH और ये लॉन पेयर, एक फॉर्म तो ये बनेगी और एक फॉर्म क्या बनेगी, C6H5 और H, C डबल बॉन्ड N, ये OH यहाँ और ये लॉन पेयर यहाँ। क्लियर। तो ये भी बेंज एल्डिहाइड का ही ऑक्सिजन है। तो बेंज एल्डिहाइड है तो नाम क्या आएगा, ये बेंज एल्डिहाइड के स्थान पर हो जाएगा बेंज एल्डोक्सिन। क्या नाम होगा इसका, बेंज एल्डोक्सिन। ऐसे इसका भी नाम क्या है, वही बेंज एल्डोक्सिन। तो जो भी एल्डिहाइड का नाम है उसमें एल्डिहाइड हटा के क्या लगाना है, एल्डोक्सिन लगाना है। अब यहाँ पे देखेंगे कि समय या प्रति है, तो क्या कहा अपन ने, कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH समूह एक ही ओर हो तो सम कहलाएगा। तो ये है आपका सिन, मतलब सम समावयव। कौन सा समावयव है, सम, नॉट समकक्ष। क्या है, ओनली सम। और यहाँ पे कार्बन जुड़ा हुआ हाइड्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH समूह एक दूसरे के विपरीत है, तो ये हो गया एंटी आइसोमर, मतलब प्रति समावयव। क्या कहलाया है, प्रति समावयव। और एग्जांपल लिया, जैसे आपने यहाँ पे ले लिया C2H5 और H, C डबल बॉन्ड N, OH और दिस। आपको पूछे कौन सा आइसोमर है, सम या प्रति, तो यहाँ पर देखो H और OH दोनों के अपोजिट है। अपोजिट है तो कौन सा हो गया, प्रति।
मतलब एंटी। नाम क्या हो गया इसका? 3 कार्बन हो गए, 2 तो ये रहे, एक ये रहा, तो 3 कार्बन का एल्डिहाइड क्या होता है? ट्रोपिऑन एल्डिहाइड होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एल्डोक्सिन। तो क्या नाम हो गया इसका? ट्रोपिऑन एल्डोक्सिन। कोई कंफ्यूजन? ऐसे यदि आपको यहाँ पे दे दिया H H और C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे आ गया आपके OH और ये लॉन पेयर, अभी पूछे कौन सा है, तो ये कोई सा भी नहीं है, क्योंकि कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान हो गए, और समान हो गए तो ये ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा, मतलब ज्यामिति समावयवता नहीं दर्शाएगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये थे एल्डोक्सिन में ज्यामिति समावयवता। क्लियर है? क्या करना है, जो भी एल्डिहाइड है आपका, उस एल्डिहाइड के नाम के पीछे क्या लगाना है? एल्डिहाइड हटा के ऑक्सिन लगाना है। क्या लगाना है? एल्डिहाइड हटा के ऑक्सिन लगाना है। और फिर जब नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ OH समूह और कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन समूह एक ही ओर है तो सम कहलाएगा, और एक दूसरे के विपरीत है तो वो प्रति कहलाएगा। क्लियर है? तो यहाँ जो सिस वाला फॉर्म था उसको तो हमने सम कह दिया, और जो प्रति वाला फॉर्म था उसको हमने एंटी कह दिया। अब हम बात करें कीटोक्सिन की। किसकी बात करें? कीटोक्सिन्स की बात करें। तो कीटोक्सिन में थोड़ा सा चेंज करेंगे अपन यहाँ पर। कीटोक्सिन में जो हम सिन और एंटी नाम देते हैं, ये सिन और एंटी नाम जो देंगे वो स्वेच्छा से देंगे। स्वेच्छा से का मतलब किसी भी समावयव को हमने सिन बोल दिया मतलब सम बोल दिया, तो उसका दूसरा समावयव अपने आप प्रति हो गया। तो हम एक ही समावयव को सम और प्रति दोनों ही नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर स्वेच्छा से देते हैं। एल्डोक्सिन की तरह रूल नहीं है, लेकिन फिर भी यदि हमें रूल बनाना हो, मान लो स्ट्रक्चर दे रखी हो, नाम दे रखा हो, स्ट्रक्चर पूछे, तो हम कैसे रूल बनाएंगे वो देखिएगा। कीटोक्सिन में जैसे आपने ले लिया यहाँ पर C2H5 और CH3 और C डबल बॉन्ड O, ये A हो गया, ये B हो गया। यहाँ कंडीशन तो वही है, A इज नॉट इक्वल टू B। ये कीटोन का नाम क्या है आपका? एथिल मैथिल कीटोन, यही नाम है इसका। क्लियर? अब इसका ऑक्सिजन बनाना है अपन को, तो यहाँ पे क्या लगेगा? N और OH, ये लग गया, ये लॉन पेयर आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? कीटोन। कीट ऑक्सिन। क्या नाम हो गया? कीटोक्सिन। तो क्या नाम हो गया इसका? एथिल मैथिल कीटोक्सिन। क्लियर? तो यहाँ कंडीशन क्या है आपके? A इज नॉट इक्वल टू B, बस ये ध्यान रखना। एथिल मैथिल कीटोक्सिन हो गया, इसका एक फॉर्म तो ये हो गया। एक में इसको घुमा दें और घुमा दें तो यहाँ क्या बनेगा? C2H5 और CH3 C डबल बॉन्ड N, यहाँ पे आएगा OH और यहाँ पे आएगा लॉन पेयर। इसका नाम भी वही एथिल मैथिल कीटोक्सिन है। तो हम यहाँ पर इसके नाम का जो सम और प्रति देने का तरीका है सिन और एंटी, वो स्वेच्छा से है। मैंने मान लो इसको सिन दे दिया तो ये एंटी हो जाएगा, और यदि मैंने इसको एंटी दे दिया तो ये सिन हो जाएगा। क्लियर? लेकिन आपकी बुक्स में लिखे हुए नाम से अगर आप नाम मिलाना चाहते हैं, और मान लो कंपाउंड का फॉर्मूला दे रखा है और उस फॉर्मूले से जो नाम दे रखा है उससे फॉर्मूला बनाना चाहते हैं, तो आप एक कंसेप्ट फिक्स कर लो अपने माइंड में कि जो ग्रुप यहाँ पे लिख रहा है एथिल, तो आप कार्बन का एथिल ग्रुप देखो, नाइट्रोजन का OH ग्रुप देखो। देख लिया? अगर ये दोनों अपोजिट है तो आप इसको एंटी लिख दो डायरेक्ट ही। तो क्या हो गया? एंटी एथिल मैथिल कीटोक्सिन। यहाँ एथिल लिख रहा है पहले, तो एथिल कहाँ है? ये रहा, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH कहाँ है? एक ही साइड है, तो उसको नाम दे दिया सिन। ये तो अपना तरीका है, एक ही तरीका याद रखो ताकि सबका आंसर एक ही है। लेकिन यदि हम नाम देना चाहें तो हम स्वेच्छा से दे सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसको मैं एंटी बोल सकता हूँ, इसको मैं सिन भी बोल सकता हूँ। क्लियर? लेकिन अगर मुझे सिन और एंटी परफेक्ट देना है, मेरा और आपका नाम मैच करे, एक ही स्ट्रक्चर बने, तो वहां पर जो ग्रुप यहाँ पहले लिख रहा है वो ग्रुप देखो, और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH ग्रुप देखो। यदि एक ही साइड है देन सिन,
और अपोजिट साइड है देन एंटी। जैसे और एग्जांपल लिया अपन ने C6H5 और CH3 और C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे OH और ये लोन पेयर, इसका नाम है मैथिल और ये फेनिल। तो क्या नाम हो गया? मैथिल फेनिल। और पीछे क्या लगेगा? कीटोक्सिम। क्लियर? तो यहाँ पर देखो मैथिल पहले आ रहा है, तो मैथिल ग्रुप और OH ग्रुप अपोजिट साइड है, अपोजिट है। देन एंटी, इसका नाम क्या है? एंटी मैथिल फेनिल कीटोक्सिम। आप इसको सिन भी कह सकते हो, लेकिन आप पर एक ही नाम याद करें कि जो ग्रुप यहाँ लिख रहा है वो ग्रुप देखना है और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH ग्रुप देखना है। यदि वो सेम साइड आता है तो सिन और डिफरेंट साइड आता है तो एंटी है। क्लियर है? ये तो मेरा रूल है, बाकी आप स्वेच्छा से दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? अब जैसे आपने यहाँ पे लिया C6H5 CH3 C डबल बॉन्ड N और यहाँ पे लगा दिया OH और ये लोन पेयर, क्या नाम है इसका? मैथिल फेनिल और कीटोन। तो क्या नाम हो जाएगा? मैथिल और पहले मैथिल आ रहा है ना भाई, तो मैथिल और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ OH सेम साइड है, देन ये हो गया सिन। तो क्या नाम होगा इसका? सिन मैथिल फेनिल कीटोन। ठीक, कीटोन है तो क्या हो जाएगा? कीटोक्सिम, OXIME। क्लियर? ये नाम है। क्लियर है? और बाकी ये कौन सा है कि एसीटोफिनॉन है, तो ये एसीटोफिनॉन है, वैसा नाम इसका दे सकते हैं आप। चलिए और एग्जांपल देखें अपन, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं कीटोक्सिम में, तो सिन और एंटी का कंसेप्ट है, तो सिन और एंटी का कंसेप्ट लेना है आपको और कुछ करना ही नहीं है। क्लियर? और एग्जांपल देखें तो यहाँ पर मान लो आपको ये कीटोन दे दिया CH3 और CH3 और C डबल बॉन्ड O, या ये A और ये B माना, तो A बराबर B हो गया ना भाई, और A बराबर B हो गया, तो इससे बनने वाला ऑक्सिम जो है वो एक ही फॉर्म आएगा ना। इसको घुमाओगे तो भी CH3 रहेगा ना भाई, फॉर्म चेंज ही नहीं होगी और नहीं होगी। तो ये ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। ऐसे आपने यहाँ ले लिया C6H5 और C6H5 C डबल बॉन्ड N OH, ये आ गया, तो ये दोनों ग्रुप सेम हो गए, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर? आपने यहाँ पर ले लिया C2H5 और C2H5 और C डबल बॉन्ड N और OH, इसमें भी दोनों ग्रुप सेम हो गए, A बराबर B, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित करने के लिए जो द्विबंधित कार्बन है उससे जुड़े हुए दोनों समूह भिन्न होना चाहिए। अगर वो समान होंगे तो ज्यामितीय समानता प्रदर्शित नहीं करेंगे। अब आपके पास एक क्वेश्चन और आता है, इन कीटोक्सिम में एक टाइप और बनता है भाई। एक तो क्वेश्चन आएगा कौन सा प्रदर्शित करेगा और कौन सा प्रदर्शित नहीं करेगा। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन क्या आता है, यहाँ पे मान लो आपको दे दिया ये क्वेश्चन दे दिया A प्लस B और प्लस यहाँ पे ले लिया H2N और OH। क्लियर? और यहाँ पे दे दिया P प्लस Q प्लस R, ये दे दिया। क्लियर है? कर सकते हैं इसको अपन, कोई दिक्कत है भाई? तो यहाँ पे P प्लस Q प्लस R दे दिया। क्लियर? तो इसको हम देखेंगे कैसे करते हैं। तो यहाँ पर करने के लिए आपको ये कहता है कि A और B को पहचानिए, और नीचे ऑप्शन दे दिए 4। ये नीचे 4 ऑप्शन दे दिए आपको। एक तो दे दिया CH3 COH, एक दे दिया C6H5 CHO। क्लियर? एक दे दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और एक दे दिया HC डबल बॉन्ड O H। एक दे दिया आपको CH3 C डबल बॉन्ड O H और C6H5 C डबल बॉन्ड O
C6H5, क्लियर। और एक दे दिया आपको C6H5 C डबल बॉन्ड H और CH3 C डबल बॉन्ड C6H5, क्लियर। अब हमें पहचानना है ए और बी कौन कौन से, क्लियर है। तो बेटा आप पहले एक कंसेप्ट समझ ले कि जैसे ये एल्डिहाइड या कीटोन है जिसमें ये दो ग्रुप जुड़े हुए हैं, मान लो इससे, क्लियर। तो जब ये दोनों ग्रुप डिफरेंट है, कि हमने क्या कह दिया, इफ ए इक्वल नॉट इक्वल टू बी है, तब तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी शो करेगा। और जब ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरी शो करेगा तो यहां पर इसके दो फॉर्म बनेंगे, एक सिन फॉर्म बनेगी और एक एंटी फॉर्म बनेगी। तो यहां पर इसकी दो फॉर्म बनेंगी, तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, और शो करेगा तो इसके कितने ऑक्सिम्स बनेंगे, 2 ऑक्सिम्स बनेंगे एक कंपाउंड, क्लियर। और यदि यहां पर सेकंड कंडीशन क्या है, इफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब ए बराबर बी के हो, तो फिर ये कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो नहीं करेगा। क्या कहा मैंने, ये कंपाउंड जो है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो नहीं करेगा, तो दोनों सेम हो गए। और जब दोनों सेम हो गए तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिन शो नहीं करेगा, और नहीं करेगा इसका मतलब क्या है, ये नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या है, ओनली 1 ऑक्सिम बनेगा इसका। क्या बनेगा, ओनली 1 ऑक्सिम बनेगा, केवल एक ऑक्सिम होगा, क्लियर है। तो यदि हमें यहाँ पे ये दो कंपाउंड मिलकर 3 प्रोडक्ट दे रहे हैं, इसका मतलब क्या है, एक कंपाउंड से तो 2 प्रोडक्ट बन रहे हैं और एक कंपाउंड से 1 प्रोडक्ट बन रहा है, क्लियर है भाई। 3 प्रोडक्ट है, P प्लस Q प्लस R। अगर यहाँ पे 4 आ जाते तो देखते हैं अभी, ठीक है ना। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट है, इसका मतलब क्या, 3 ऑक्सिम है। 3 ऑक्सिम का मतलब एक कंपाउंड से 2 ऑक्सिम बन रहे, सिन और एंटी, और एक कंपाउंड से कोई भी नहीं बन रहा, केवल एक ही ऑक्सिम बन रहा है, सिंपल वाला। तो यहाँ पर हमारे पास 3 प्रोडक्ट कब आएंगे, जब एक कंडीशन में तो ए नॉट इक्वल टू बी हो और एक कंडीशन में ए बराबर बी हो। यहाँ देखो ए और बी सेम है क्या, नहीं है, नहीं है तो इसके 2 ऑक्सिम बनेंगे। ए एंड बी ये भी सेम नहीं है तो इसके 2 ऑक्सिम बनेंगे। तो इनके टोटल कितने ऑक्सिम्स बन गए, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जो बनेंगे, मतलब उत्पादों की जो संख्या आएगी, उत्पादों की संख्या जो आएगी वो कितनी आएगी, इसमें 4 आएगी, क्लियर। यहां देखें ये दोनों सेम है, ए बराबर बी, तो इसका एक ही बनेगा। यहां पर देखें दोनों सेम है, ए बराबर बी, एक बनेगा। तो यहाँ टोटल प्रोडक्ट्स कितने हो गए, 2 हो गए। यहाँ देखें ए बराबर नॉट इक्वल टू बी, तो इसके 2 बनेंगे, और ये ए बराबर बी हो गया, दोनों सेम है ना भाई, तो इसका 1 बनेगा। कितने प्रोडक्ट हो गए, 3। और यहाँ पर देखें आप, दोनों डिफरेंट है, यहाँ पर भी दोनों डिफरेंट है, तो इससे 2 बनेंगे और इससे भी 2 बनेंगे। कितने प्रोडक्ट आ गए, 4। चलो ला आया कि नहीं आया, क्या देखना है, ए इज नॉट इक्वल टू बी है तो उससे तो 2 ऑक्सिम बनेंगे, और ए इक्वल टू बी है तो उससे एक ही ऑक्सिम बनेगा, मतलब वो ज्योमेट्रिक आइसोमेरी शो नहीं करेगा, क्लियर। अब हम यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने पी क्यू आर है, 3 प्रोडक्ट है। 3 प्रोडक्ट किससे आ रहे हैं, तीसरे वाले से। तो इस कंपाउंड का आंसर हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 3rd, मतलब ए बराबर ये हो गया और बी बराबर ये हो गया, या आप इसको बी मान लो तो ये हो जाएगा, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन। अब यहाँ पे मान लो क्वेश्चन चेंज कर देता हो, ऑप्शन यही रहते, क्वेश्चन में क्या करता है, यहाँ पर दे देता है वो P प्लस Q प्लस R प्लस S, क्लियर है। मतलब अब यहाँ पर 4 ऑक्सिम बन रहे हैं, 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, और जब यहाँ पर 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं बेटा, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 कंपाउंड से 4 प्रोडक्ट बन रहे हैं, मतलब एक से 2 बनेंगे और दूसरे से भी 2 बनेंगे। और 2 कब बन सकते हैं, जब दोनों कंपाउंड्स में ए इज नॉट इक्वल टू बी हो, तभी तो 2 बनेंगे, क्लियर। और ए इज नॉट इक्वल टू बी इन दोनों में ना भाई, पहले में और चौथे में, फर्स्ट में और फोर्थ में 4 प्रोडक्ट हैं। तो आपके आंसर आ जाएंगे, यहाँ पर आंसर आएगा फर्स्ट एंड फोर्थ, क्लियर। और एक क्वेश्चन कैसे कर सकता है वो, मान लो यहाँ पे 2 प्रोडक्ट ही दे दे, क्लियर। तो मतलब 2 कार्बोनिल कंपाउंड से 2 ही बन रहे हैं, मतलब 2 एल्डिहाइड और कीटोनों से 2 ही बन रहे हैं, और 2 ही बन रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि 2 से 2 बन रहे हैं, मतलब एक का एक ऑक्सिम है, दूसरे का दूसरा ऑक्सिम है, क्लियर है।
तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है, A इज इक्वल टू बी है, मतलब यहाँ पर जो एल्डिहाइड और कीटोन है वो ऐसा है जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन से जुड़े हुए दोनों समूह समान है, और दोनों समूह समान है, तो आपका आंसर क्या आ गया, सेकंड आ गया। क्या आ गया आपका आंसर, सेकंड आ गया। तो कंफ्यूजन और सेकंड आ गया, तो यहाँ इस केस में आंसर होगा सेकंड। तो आप देखिएगा वहां पे कितने प्रोडक्ट दे रखे हैं, यहाँ पे वो नंबर भी लिख सकता है, 4 उत्पाद, 3 उत्पाद, 2 उत्पाद। तो यदि 2 उत्पाद दें, मतलब 2 से 2 बन रहा है, इसका मतलब दोनों से एक एक बन रहा है, ये वाला ए बराबर बी वाला केस आएगा। अगर वो कह रहा है 2 से 3 प्रोडक्ट बन रहे हैं, इसका मतलब 1 से तो 2 बन रहा है और 1 से 1 बन रहा है, तो 2 बनेगा, जिससे 2 बनना है उसमें क्या होगा, इज नॉट इक्वल टू बी, और जिससे 1 बनना है उसमें क्या होगा, इक्वल टू बी। और यदि 2 से 4 बन रहे हैं तो 1 से 2 बन रहा है, दूसरे से भी 2 बन रहा है, तो यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू बी और यहाँ पर भी ए इज नॉट इक्वल टू बी। तो ये क्वेश्चन देख के आप सॉल्व करेंगे क्या कह रहा है आपसे। क्लियर है चीज, कोई कंफ्यूजन है देन टेल मी, दिक्कत है तो आप बताइए, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे बात करें एन डबल बॉन्ड एन वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। तो इनमें ज्यामिति समावयवता ज्यादा कठिन नहीं है, इनमें सिंपल सा कंसेप्ट है, एन डबल बॉन्ड एन वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। तो एन डबल बॉन्ड एन वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता, इन्हें कहते हैं हम एजो कंपाउंड्स। तो बेटा इनमें देखो, ये एन डबल बॉन्ड एन है, आप जानते हैं नाइट्रोजन वैलेंसी 3 है मैक्सिमम, तो ये आपने यहाँ C6H5 ले लिया और ये C6H5 ले लिया, 3 बॉन्ड बना सकता है नाइट्रोजन। तो यहाँ 3 बॉन्ड तो हो गए, एक क्या आ गया नाइट्रोजन का एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लॉन पेयर आ गया। तो इसका नाम क्या है, एजोबेंजीन। क्या नाम है इस कंपाउंड का, एजोबेंजीन। और यहाँ पर एक ये वाली फॉर्म बन सकती है इसकी, एक ये वाली फॉर्म बन सकती है, तो इसे भी कहते हैं हम एजोबेंजीन। क्लियर। अब यहाँ पर दोनों जो ग्रुप है भाई, एक ही तो ग्रुप है दोनों पर, तो यहाँ कोई चॉइस ही नहीं है, अगर दोनों सेम साइड है देन सिन समावयव, सम समावयव, और दोनों अपोजिट साइड है देन एंटी समावयव। क्लियर। और एग्जांपल ले लिया आपने एन डबल बॉन्ड एन, वो कैसे भी लिख सकता है, उस डबल बॉन्ड को खड़ा करके लिख दे या लिटा के लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लॉन पेयर ले लिया और ये लॉन पेयर ले लिया, दोनों एल्किल ग्रुप सेम साइड है, देन कौन सा समावयव हो गया, सिन। और यदि यहाँ पर ये दोनों एल्किल ग्रुप अपोजिट साइड होते देन एंटी। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर। ये हो गए एन डबल बॉन्ड एन वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। अब हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केनों में ज्यामिति समावयवता। क्लियर। चलिए, तो अब तक तुमने पढ़ा सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन वाले यौगिकों में ज्यामिति समावयवता। आज हम पढ़ेंगे साइक्लोएल्केनों में ज्यामिति समावयवता, और साइक्लोएल्कीनों में भी पढ़ेंगे। पहले कहते हैं हम साइक्लोएल्केन्स। तो साइक्लोएल्केन्स में जो द्विप्रतिस्थापित साइक्लोएल्केन्स होते हैं वो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करते हैं ऐसे। तो यहाँ पर मान लो ये साइक्लोप्रोपेन है, अब हर कार्बन की 2-2 वैलेंसी बाकी है, उन पर कुछ भी जुड़ सकता है, ऐसे ए बी ए और बी। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि यहाँ पर ए इज नॉट इक्वल टू बी, मतलब ए बी के बराबर नहीं होगा, मतलब एक कार्बन जुड़े हुए दोनों समूह बराबर नहीं होंगे, जैसे कि वहां पे थे। अब यहाँ ये कार्बन कार्बन एक बल बंद करता है प्रतिबंधित घूर्णन, इसको अपन घुमाएंगे तो ये ऐसे बनेगा, ये बी और ये ए और ये बी। तो जब दोनों एक ही ओर है तो ये कहलाएगा आपके सिस, और जब दोनों एक दूसरे के विपरीत है तो ये कहलाएगा ट्रांस। क्लियर है। तो ज्यामिति समानता प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों का भिन्न भिन्न होना जरूरी है, मतलब ये दोनों समान नहीं होने चाहिए। जैसे आपने ये लिया CH3H, तो ये फॉर्म क्या कहलाएगी आपके 6
समकक्ष कहलाएगी। क्लियर है? ये तो हो गया समकक्ष सिस। और ऐसे ही यदि ये घूम लिया तो ये CH3 और H, और ये H और ये CH3, ये हो गया आपके विपक्ष। क्लियर? और ले लिया एग्जाम्पल, जैसे आपने ये ले लिया, मान लो यहाँ पे Cl लगाया, यहाँ H लगाया, यहाँ H और यहाँ पे Br लगा दिया, तो दोनों हाइड्रोजन एक ही ओर है, तो ये कहलाएगा समकक्ष सिस। और यदि आपने ऐसा ले लिया इसको कि सर Cl H और H और Cl दोनों हाइड्रोजन एक दूसरे के विपरीत है, या दोनों क्लोरीन एक दूसरे के विपरीत है, तो ये कहलाएगा आपके ट्रांस। क्लियर है? तो यहाँ पे मान लो कि आपको उसने ऐसे दे दिया, तो यहाँ पे उसने आपको ऐसे एग्जाम्पल्स दे दिए कि सर ये एग्जाम्पल दे दिया आपको ClBr और Br और Br। तो आप यहाँ देखो, यहाँ तो दोनों भिन्न है, लेकिन यहाँ भिन्न नहीं है ना भाई, यहाँ समान है। समान है तो ये ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं दर्शाएगा, क्योंकि A बराबर क्या हो गया, B हो गया। क्लियर है? जैसे आपने यहाँ पे ले लिया Br H Cl और Br, ये कौन सी फॉर्म आ गई, ट्रांसफॉर्म आ गई। कुछ नहीं करना है, बस बनाना है आपको। जैसे आपने यहाँ पे लिया Cl 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 H H और H, तो ये तो कंप्लीट सिस है, तीनों Cl ऊपर ही हैं। अब इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं, हम एक बार इसको नीचे ले लें। H और Cl, यहाँ पे आ गया ClH और ClH, दो सिस पर हैं और एक ट्रांसफर है। हमने ये वाला रूप बनाया, इसको ऊपर ही ले लें, इसको नीचे ले लिया Cl को, और ये ले लिया, तो ये और ये दोनों रूप समान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दो पास पास वाले क्लोरीन ऊपर की ओर है, यहाँ पर भी दो पास वाले क्लोरीन ऊपर की ओर है और एक नीचे की ओर है। और एक और ले लिया हमने ऐसे कि इसका Cl नीचे कर दें, बाकी के Cl ऊपर ही रखें, तो ये दोनों सेम है। क्लियर है? ये तो ये तीनों सेम हो गए। कभी कभी बच्चा क्या करता है, ये सोचता है सर इन दोनों क्लोरीन को नीचे कर दें ऐसे, और एक क्लोरीन को ऊपर कर लें ऐसे, तो ये भी सेम है। क्लियर? क्यों है? क्योंकि देखो ये 3 कार्बन की वलय हो गई, और 3 कार्बन की वलय हो गई है, उसमें 2 क्लोरीन ऊपर है और 1 क्लोरीन नीचे है, तो दोनों पास पास के। अब मान लो इसको ऊपर कर लिया, इसको नीचे कर दिया, तो ये दोनों पास पास के हो गए, तो वही सेम रूप है। तो इसके 2 समावयव बनेंगे, एक सिस, इसको आप ट्रांस कह सकते हो, लेकिन ये कंप्लीट ट्रांस नहीं है, पार्शियल ट्रांस है। क्लियर? तो ये थे आपके सिस ट्रांस समावयव। और देखें आप जैसे मान लो वहां पे और कैसे आ सकता है, वहां पे आपको ऐसे दे दिया CH3 और H, CH3 और H। जब ऐसा आए तो इसमें जो ये बन रहा है, ये तो कहलाएगा आपके बेस। क्या कहलाएगा? ये बेस। बेस का मतलब होता है ग्रुप टूवर्ड्स द वीवर। क्या है ये? ग्रुप टूवर्ड्स द वीवर। क्लियर है? मतलब प्रेक्षक की ओर है, ये वाला जो देख रहा है उसकी ओर है। हिंदी में बोले तो ये किसकी ओर है? प्रेक्षक की ओर है। किसकी ओर है बेटा? प्रेक्षक की ओर। और प्रेक्षक कौन है? आपकी ओर है, तो ये ऐसे है। CH3 जो है वो ऐसे है, मतलब बोर्ड के बाहर है, और जो डैश है ऐसे वाला या ऐसे वाला, ये कहलाता है आपके डैश। और डैश जो होता है वो होता है प्रेक्षक से दूर।
प्रेक्षक से दूर मतलब आपसे दूर जा रहा है, तो ये ऐसे है, देखो इस कार्बन पर CH3 तो ये अंगूठा आपकी ओर आ रहा है, और H जो है वो ये वाला अंगूठा है जो आपसे दूर जा रहा है। ये तो आपकी ओर आ रहा है और ये आपसे दूर जा रहा है, तो ये तो CH3 है, इसको तो इस पर रिप्रेजेंट करेंगे, और ये H है, इसको इस पर रिप्रेजेंट करेंगे जो डैश है। क्लियर है? तो ये हो गया, दोनों CH3 यहाँ पर कहा है सामने की ओर है, तो ये कहलाएगा आपके सिस, समपक्ष। क्या कहलाएगा ये? समपक्ष। जैसे आपने ये ले लिया, आपने ये ले लिया और यहाँ पर OH ले लिया और ये OH ले लिया, तो एक OH तो आपकी ओर है, ये वाला प्रेक्षक की ओर है ऐसे, और ये वाला जो OH है वो नीचे की ओर है ऐसे, पीछे की ओर है। तो आप ये मान लें कि ये जो वलय है, ये वलय तो इस बोर्ड के तल में है, और ये वाला समूह बोर्ड से बाहर है, और ये वाला समूह बोर्ड के पीछे है ऐसे। तो OH तो यूं आ रहा है ऊपर वाला, नीचे वाला OH यूं आ रहा है। इन दोनों OH की डायरेक्शन देखिए क्या है, अपोजिट है, और अपोजिट है तो क्या कहलाएगा ये? ट्रांस कहलाएगा। क्या कहलाएगा ये? ट्रांस कहलाएगा। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। जैसे आपने यहाँ पर ये ले लिया, मान लो आपने यहाँ पे ले लिया BRH, ClH और Br और Br, ये कौन सा, ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेर शो करेगा नहीं करेगा? तो देखो ये तो A बराबर B हो गया, इसको तो भूल जाओ। ये देखो A और B डिफरेंट है, तो यहाँ देखो दोनों H एक ही ओर है। कैसा हो गया ये? समपक्ष हो गया। कैसा हो गया ये? समपक्ष हो गया, सिस हो गया। कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइए। अरे है क्या कोई दिक्कत? नहीं है? अब आप देखें यहाँ पर और एग्जाम्पल्स देखिएगा आप, है ना। जैसे आपने बाईसाइक्लो में ये ले लिया, अब यहां जो ये सेतु वाला हाइड्रोजन है वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दे। वो एक तरीका तो ये है कि इन ग्रुप्स को वो ऐसे रिप्रेजेंट कर दे बेस पर। एक तरीका उसने ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है, और एक तरीका वो इनको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता है। नाम तो क्या है इसका? बाईसाइक्लो कंपाउंड है। बाईसाइक्लो ब्रैकेट में लिखते हैं इनके ब्रिज में 1 2 3 4 4 और 0 4 4 0 और टोटल 10 कार्बन है। डेकेन आ गई, ठीक है ना भाई। अब यहाँ देखो दोनों हाइड्रोजन बेस पर है, बेस पर है मतलब दोनों यूं है, आपकी ओर है, प्रेक्षक की ओर है, और जब दोनों ही प्रेक्षक की ओर है तो एक ही ओर हो गया ना भाई। तो ये हो गया सिस। कौन सा फॉर्म हो गया? सिस, मतलब समपक्ष हो गया। यहाँ पर देखिए दोनों हाइड्रोजन प्रेक्षक से दूर हैं ऐसे, और दोनों दूर जा रहे हैं, तो जा तो एक ही दिशा में रहे हैं ना भाई, और एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो ये भी क्या है? समपक्ष है। और यहाँ पर देखें एक हाइड्रोजन तो प्रेक्षक की ओर है और नीचे वाला हाइड्रोजन प्रेक्षक से दूर है, और दूर है तो ये कौन सा है आपके? विपक्ष है, मतलब ट्रांस है। कैसा है? विपक्ष है मतलब ट्रांस है। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। ये था सिस ट्रांस आइसोमेरिज इन साइक्लो एल्केन्स। क्लियर? साइक्लो एल्कीनों में ज्यामिति समावयवता, तो साइक्लो एल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण जो ज्यामिति समावयवता आएगी वो देखिएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे तो साइक्लो एल्कीन में ज्यामिति समावयवता कहाँ से स्टार्ट होगी, कहाँ से नहीं होगी। तो सबसे छोटा साइक्लो एल्कीन जो ज्यामिति समावयवता प्रदर्शित करता है
करता है वह साइक्लोऑक्टीन है। क्या है वो? साइक्लोऑक्टीन है। तो यहां पर साइक्लोऑक्टीन से मतलब 8 कार्बन से कम कार्बन का साइक्लोएल्कीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि 8 कार्बन से कम कार्बन में जो विपक्ष समावयव होता है, जो ट्रांस आइसोमर होता है, उस ट्रांस समावयव में वलय विकृति का मान या कोणीय विकृति का मान बहुत अधिक होता है। और कोणीय विकृति का मान बहुत अधिक होने के कारण जो विपक्ष रूप होता है वो अत्यधिक ऊर्जा वाला होता है, जो अत्यधिक अस्थायी होता है और जिसके कारण वो प्रकृति में अस्तित्व नहीं रखता। अतः 8 कार्बन से कम कार्बन पर साइक्लोएल्कीन ट्रांस रूप में नहीं पाई जाती। क्लियर? विपक्ष रूप में नहीं पाई जाती। क्लियर है? और 8 कार्बन और 8 कार्बन से अधिक कार्बन में ये विपक्ष रूप में पाए जाते हैं। उसका रीजन क्या है कि वलय का आकार बढ़ने पर, क्या बढ़ने पर? वलय का आकार बढ़ने पर वहां वलय विकृति का मान कम हो जाता है विपक्ष समावयव में, और वलय विकृति का मान कम हो जाता है तो उसका विपक्ष समावयव स्थायी हो जाता है, और स्थायी होता है तो उसका अस्तित्व रखता है। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि 8 कार्बन से कम का साइक्लोएल्कीन ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करता। तो आप क्या करेंगे? मतलब 8 कार्बन से कम का मतलब साइक्लोप्रोपीन, साइक्लोब्यूटीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेप्टीन नहीं करेगा। पहला जो साइक्लोएल्कीन है जो ज्यामितीय समावयवता दर्शाता है वो है साइक्लोऑक्टीन। क्लियर? क्लियर है? ये जो ज्यामितीय समावयवता है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के कारण है, वो द्विप्रतिस्थापित वाली नहीं है जो भी पढ़ी थी अपन ने, वो तो 3 कार्बन से चालू हो जाएगी, लेकिन कार्बन कार्बन ध्रुवबंध के कारण। तो देखिएगा यहाँ पर कैसे, जैसे हमने साइक्लोहेक्सीन ले लिया और ये साइक्लोहेक्सीन का सिस फॉर्म है। क्या है? सिस साइक्लोहेक्सीन। अब यहां हम इसका ट्रांसफॉर्म बनाना चाहें, क्या बनाएंगे हम? ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म बनाने के लिए इसको मरोड़ी देनी पड़ेगी, यूं करना पड़ेगा, और जब मरोड़ी देंगे तो पूरा जो कपड़ा है ये मुड़ेगा ना भाई। हम इस रिंग को जब मोड़ेंगे तो ये पूरा इसमें क्या आएगी? मरोड़ी आएगी ना। क्या आएगी इसमें? मरोड़ी। मतलब ऐठन उत्पन्न होगी, और ऐठन उत्पन्न होगी तो बार बार रिंग भगेगी ना खुल के आने के लिए। तो यहाँ पर जो ट्रांस रूप होगा उस ट्रांस रूप में आएगी मरोड़ी विकृति ऐसे, ये H, ये H, ये ऊपर आधी रिंग हो गई और आधी रिंग कहाँ पहुंच गई? नीचे। ये है आपके साइक्लोहेक्सीन का कौन सा फॉर्म? ट्रांसफॉर्म, ट्रांस साइक्लोहेक्सीन। क्लियर? 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4, 5 और 6 कार्बन। यहाँ कोई कार्बन नहीं है तो बॉन्ड ओवरलैप हुआ है। तो यहाँ पर ये पूरा कपड़ा था, मान लो आपके ऐसे था एक टुकड़ा 6 कार्बन का, इसको घुमाया हमने इस डबल बॉन्ड पे, ऐसे घूम रहा है, तो ये पूरे कपड़े में क्या आ गई? विकृति आ गई ना भाई। और विकृति आ गई तो इसे कहते हैं हम वलय विकृति, और वलय विकृति का मान अत्यधिक होने के कारण यहाँ पे क्या है? उच्च वलय विकृति है, और उच्च वलय विकृति है तो उच्च ऊर्जा वाला है, और उच्च ऊर्जा है मतलब अत्यधिक क्या है? अस्थायी है। क्या होगा? ये अत्यधिक अस्थायी होगा। कोई कंफ्यूजन? तो ये कहलाता है आपके अत्यधिक अस्थायी है, तो ये अस्तित्व में ही नहीं है। अस्तित्व में नहीं है तो बनेगा ही नहीं ट्रांसफॉर्म। केवल किस फॉर्म में आएगा? ये सिस फॉर्म। तो 6 कार्बन में सिस फॉर्म नहीं आई। अब लेकिन हम देखें साइक्लोऑक्टीन, तो साइक्लोऑक्टीन में क्या होता है? वलय का आकार बढ़ने के कारण, भाई वलय बड़ी हो गई तो वहां पे विकृति थोड़ी सी कम हो जाएगी, और विकृति कम हो जाएगी तो इसका विपक्ष रूप जो होगा वो थोड़ा सा स्थायी होगा और अस्तित्व में पाया जाएगा। तो साइक्लोऑक्टीन की हम बात करें, ये साइक्लोऑक्टीन है आपके H और H, सिस फॉर्म है, सिस साइक्लोऑक्टीन। अब इसको हम घुमा रहे हैं, घुमाएंगे तो क्या बनेगा? H और H,
क्लियर, ये बनेगा। इसमें एक कार्बन ये रहा, 2 3 4 5 6 7 और 8, यहाँ कोई कार्बन नहीं है, तो ये आ गया ट्रांसफॉर्म, ट्रांस साइक्लोऑक्टीन, जो कि यहाँ पे क्या है, लेस रिंग स्ट्रेन है। क्या है भाई, लेस रिंग स्ट्रेन है। और जब लेस रिंग स्ट्रेन है तो ये क्या है, मतलब कम वलय विकृति है। क्या है भाई, कम वलय विकृति। और वलय विकृति कम हो गई तो ये थोड़ा सा स्थायी हो गया, और स्थायी हो गया तो इसका अस्तित्व बनेगा ना भाई। तो पहला जो ट्रांस बनेगा वो साइक्लोऑक्टीन का बनेगा। तो आपको क्या समझना है, इसमें ज्यादा बड़ा नहीं है, ये डायरेक्ट कंसेप्ट पर डिपेंड है कि साइक्लोऑक्टीन से कम वाले कार्बन का साइक्लोएल्कीन कभी भी द्विबंध पर ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा। मतलब साइक्लोएप्टीन, साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोपेंटीन, साइक्लोब्यूटीन और साइक्लोप्रोपीन द्विबंध के कारण ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करते। पहला जो साइक्लोएल्कीन है जो द्विबंध पर ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करता है वो है साइक्लोऑक्टीन। क्या है वो, साइक्लोऑक्टीन। कोई कंफ्यूजन? चलिए ठीक है, ये है आपके साइक्लोऑक्टीन वगैरह वगैरह। अब ये खत्म हो गए आपके ज्यामितीय समावता। अब देखिए आप, जैसे आपने एक एग्जांपल ले लिया, ये वाला एक एग्जांपल ले लिया, और यहाँ पे ले लिया Br और H, और यहाँ पर ले लिया H और Br। तो ये ध्यान रखना, यहाँ पर भी H H है। तो ये इस द्विबंध के कारण तो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित नहीं करेगा, लेकिन ये वलय द्विप्रतिस्थापित है। क्लियर? ये वलय क्या है, द्विप्रतिस्थापित है, और द्विप्रतिस्थापित है तो इन प्रतिस्थापियों के कारण जो आएगी वो साइक्लोएल्केन वाली ज्यामितीय समावता आएगी। तो यहाँ पर देखो Br एक ही और है, देन कौन सा रूप हो गया, समपक्ष। क्लियर? आपने ऐसे ये ले लिया, मान लो ये दे दिया आपको H और H, इसका विपक्ष क्या बन गया, Br और H, और Br और H, ये कौन सा रूप बन गया, इसका विपक्ष। तो द्विबंध पर तो कोई ज्यामितीय समावता दर्शा नहीं रहे, किस पर दर्शाएगा, केवल इन प्रतिस्थापियों पर। जैसे आपने यहाँ पे ले लिया Br और Br, और यहाँ पे ले लिया Br और H, तो ये इस पर तो ज्यामितीय समावता प्रदर्शित करेगा ही कि द्विबंध कितने पर है, 6 कार्बन की रिंग में है, तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सीन तो करेगी नहीं ज्यामितीय समावता। और ये द्विप्रतिस्थापित नहीं है, केवल एक ही प्रतिस्थापी है, तो ये भी नहीं करेगा। तो ये ज्यामितीय समावयवता नहीं दर्शाएगा। क्लियर? जैसे आपने साइक्लोहेक्सीन में ये ले लिया, सिंपल साइक्लोहेक्सीन ले लिया, तो ये प्रदर्शित नहीं करेगा ज्यामितीय समावयवता। लेकिन यदि आपने ऐसे लिया Br और Br, तो ये ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। तो यहाँ पे ये द्विबंध पे नहीं दर्शाएगा, केवल इनके कारण दर्शाएगा। ये Br है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन बच रहा है ना भाई, तो मैं यहाँ पे जोड़ दूं Br और H, यहाँ पे ऐसे जोड़ दिया Br और H, तो ये सिस बन गया। तो इस डबल बॉन्ड पे नहीं आया, ये केवल किस पे आया, इस पर आया। और एक ही आ जाएगा आपके क्या, HBr और Br और H, ये कौन सा फॉर्म आ गया आपके, ट्रांसफॉर्म आ गया। तो यहाँ ये द्विबंध पे नहीं आई ज्यामितीय समावयवता, केवल इन प्रतिस्थापितों के कारण आई है। क्लियर है कोई चीज, इन सब्स्टिट्यूएंट्स के कारण आई है, इस द्विबंध के कारण नहीं आई। लेकिन जैसे आपको ये दिया होता, मान लो आपको ये दे दिया होता डबल बॉन्ड और Br, तो यहाँ पे HH हो गया। अब आप गिनिए, देखो ये तो एक प्रतिस्थापित है, तो प्रतिस्थापी कारण तो नहीं है, लेकिन द्विबंध है। और यहाँ पर देखो रिंग में 8 कार्बन है, तो द्विबंध जो है वो ज्यामितीय समावयवता दर्शाएगा। क्लियर है? कौन सा फॉर्म है ये, सिस फॉर्म। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। क्लियर? अब हम पढ़ते हैं ईजेड नामकरण और ईजेड नोमेनक्लेचर।
ढंग से पढ़िएगा। यहाँ पर जो ईजेड नॉमेनक्लेचर पढ़ने के लिए जो रूल पढ़ रहे हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है CIP रूल, और ये जो पढ़ेंगे सीक्वेंस रूल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये आपको समझने को ये चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएगा, आगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी आएगा, सारी जगह पर एनेंशियोमर, डायस्ट्रोमर सबको पहचानने में आपके रूल काम आएगा। ओके।